आज का हमारा विषय है वर्ण के भेद। इसके पहले हम आपको कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्ण भेद बता चुके हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, जो है क्लास 4 से लेकर के 9-10 तक सबके लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो वर्ण के मुख्य जो है 2 भेद होते हैं। तो हिंदी साहित्य की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े न हो किए जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं, जो सबसे छोटी ध्वनि हो। लेकिन उस वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आपको बताएं तो स्वर किसे कहते हैं? जिस ध्वनि का या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या मदद या सहायता न लेनी पड़े या अंगों की भी सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। इसको जैसे कहते हैं अ, आ, ई आदि। तो ये जो है स्वर संधि में आते हैं, ये 11 होते हैं। स्वर संधि की जो है संख्या कितनी होती है? 11। और दूसरा होता है व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में अभी बताएंगे, पहले स्वर को समझ लिया जाए। तो पहला क्या होता है? स्वर। तो स्वर की परिभाषा आपको बता दिया। और स्वर के भेद क्या होते हैं? स्वर के मुख्य 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4। और ई, उ और ऋषि, ये कितने हो गए? 4। अ, ए, उ, ऋ। और इस प्रकार से 4 प्रकार के ये ह्रस्व स्वर हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अब जिसको बोलने में इससे दूना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दूना समय जिस स्वर को उच्चारण में लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये कुल मिला के कितने होते हैं? 7। तो 7 ये और 4 ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 11। 11 प्रकार के स्वर होते हैं। 2 होते हैं अयोगवा, अंग और अ। ये क्या होते हैं? अयोगवा। यह स्वर की श्रेणी में लिखे जाते जरूर हैं, लेकिन नहीं तो ये स्वर है और नहीं व्यंजन है। यह हिंदी साहित्य की लेखनी में अनुस्वार और विसर्ग का जो है रूप पकड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार उसे कहते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा नाक से जो है प्रभावित होती है, नाक से होते हुए बाहर निकले, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे कहते हैं रंग या गंगा या मंजन, है ना। तो जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक से जो है, नाक को प्रभावित करे, नाक से बाहर निकले, उसे हम जो है अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग क्या होता है? यह संस्कृत भाषा की जो है भाषाओं में मूल रूप से जो है देखने को मिलता है। इसका उच्चारण जो है किससे होता है? ह से। इसको लिखते समय लिखते हैं, इसको हम विसर्ग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, अतः या प्रायः। इसी प्रकार से इनका एक सहयोगी और है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जिसको हम ऐसे देखते हैं, अनुस्वार को ऐसे करते हैं, विसर्ग को ऐसे करते हैं। तो मेरा मूल रूप क्या है? अनुनासिक। जिस स्वर का या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों को प्रभावित करे, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे कांच, मांग और दांत। इस प्रकार से स्वर के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं। इनके श्रेणी में तो नहीं, लेकिन एक और रूप होता है जिसको हम नुक्ता के रूप में जानते हैं। किसमें? नुक्ता, जो किसी शब्द के वर्ण के नीचे जो है बिंदु लगाकर किया जाता है। यह क, ख, ग, ज, फ 4 अक्षरों के नीचे लिखा जाता है। क, ख, ग, ज, फ। जैसे अभी लिखना हुआ कौम या फकीर या जहर, तो ये नुक्ता चिन्ह भी जो है देखने को मिलता है। अब बचा मेरा जो है अगले हिस्से पर व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं?
स्वर तो आप अच्छी तरह से समझ गए हों, मुझे उम्मीद है। अब हम व्यंजन को देख रहे हैं। व्यंजन उसे कहते हैं जिस स्वर का उच्चारण करने में या जिस वर्ण का उच्चारण करने में, स्वर नहीं वर्ण का, जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क जोड़ अ बराबर क, ये जो है स्वर यहाँ पर आ गया और ये क अब पूरी तरह से क बना, है ना। तो कहने का मतलब व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो पहला व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। यह जो है क से म तक, क से म तक का जो व्यंजन होता है वह जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह का कोई न कोई हिस्सा आपस में जरूर तालमेल लगता है, स्पर्श करता है, इसलिए हम इसको जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी के अंतर्गत आता है ड़ और ढ़। आपको बताऊं कि ड और ढ दूसरा है, ड़ और ढ़ दूसरा है। इसको उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ पीछे की ओर मुड़े उसे हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। और इसको अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दो ध्वनियों से कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। कुछ लोग इसको र कहते हैं, यह न्याय संगत नहीं है। ये ड़ है, इसको कभी बीच में देख सकते हैं या बाद में से देख सकते हैं, पहले नहीं होता। जैसे सड़क या पढ़ना, तो यहाँ बीच में आ गया, ये भी बीच में आ गया। आप डमरू को पहले देख सकते हैं इस ड को, लेकिन इसको नहीं देख सकते। तो ये जो है अतिरिक्त व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्ण को उच्चारण करने में मुंह का जिह्वा जो है आपस में हल्का सा स्पर्श करते हो उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जिसको बोलते समय हवा जो है अंदर की ओर आकर्षित हो, जैसे य र ल व। तो ये चार होते हैं। और अगला होता है उस व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में उष्मा प्रकट करे या हवा मुख में घर्षण करे, रगड़ करे, उसे हम उस व्यंजन कहते हैं। इसके अंदर होते हैं स, क, स, ह, चार प्रकार के होते हैं। और एक होता है संयुक्त व्यंजन, जहां पर दो वर्ण मिलकर के, दो व्यंजन मिलकर के तीसरे व्यंजन की रचना करते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स। और एक आता है द्वित्व व्यंजन, जहां पर दो व्यंजन, एक ही व्यंजन दो बार एक साथ आए, एक ही वर्ण या व्यंजन एक साथ आए दो बार, एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी हम कह रहे हैं आपको हड्डी, यहाँ पर हड्डी शब्द में ड जो है दो बार आया, लेकिन हड्डी नहीं कहते, हड्डी कहते हैं, या कबड्डी कहते हैं, या मिट्टी। तो ये स्वर रहित हो गया और ये स्वर सहित। तो जहां पर दो बार एक ही व्यंजन आए, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, वहां पर क्या होता है? द्वित्व व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से हम व्यंजन को जो है पढ़े और स्वर को पढ़े। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपनी किताब से और दोहराएं और एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखें। तब तक के लिए